Joseph Addison. Addison collaborated closely with Richard Steele in early 18th century. Together they ran famous periodicals The Tatler and The Spectator. ये जो periodicals हैं The Tatler and The Spectator ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनकी डेट्स भी आपको याद रखनी पड़ेंगी. द टैटलर 1709 एंड द स्पेक्टेटर 1711 में स्टार्ट हुए थे. स्टील वॉज इमोशनल एंड इम्पल्सिव. जो रिचर्ड स्टील था वो इमोशनल और इम्पल्सिव था. इम्पल्सिव का मतलब एक्टिंग सडनली विदाउट थिंकिंग केयरफुली. कोई भी काम बिना सोचे समझे अचानक से कर देना. परंतु एडिसन जो था ही ब्रॉट क्लासिकल रिफाइनमेंट एंड पॉलिश. वो उसके विपरीत था, ऑपोजिट था. उसने क्लासिकल रिफाइनमेंट और पॉलिश उसमें लेके आया. जो राइटिंग थी उसकी उसमें लेके आया. दे क्रिएटेड द फेमस स्पेक्टेटर क्लब करेक्टर्स लाइक सर रॉजर डी कवर्ली टू रिप्रेजेंट इंग्लिश सोसाइटी. ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने एक करेक्टर बनाया, फिक्शनल करेक्टर बनाया, सर रॉजर डी कवर्ली, जो कि एक इंग्लिश जेंटलमैन था, फिक्शनल जेंटलमैन, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता था इंग्लिश सोसाइटी को. Objective was to bring philosophy out of closets and libraries to clubs, tea tables and coffee houses. इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो फिलॉसफी है इनको लोग बंद कमरों में और लाइब्रेरीज में वही बातें करते थे फिलॉसफी की, उनको वहाँ से निकाल कर लाइब्रेरीज में क्लब्स में, टी टेबल्स पर, कॉफ़ी हाउसेस में, वहाँ पर ये सारा माहौल करना, बनाना. Addison's style as an essayist. Dr. Johnson said, whoever wishes to attain an English style must give his days and nights to the volumes of Addison. ये बहुत फेमस कोट है, आपको याद रखनी चाहिए. डॉक्टर जॉनसन ने कहा, जो भी इंसान इंग्लिश स्टाइल को अटेन करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसको अपने दिन और रात किसकी पढ़ाई करनी चाहिए? एडिसन की किताबों की. Style is characterized by urbanity, gentle irony and clarity. जो जोसेफ एडिसन था उसका जो राइटिंग स्टाइल था वो अर्बन था, मॉडर्न था, वो जेंटल आयरनी थी एंड क्लैरिटी होती थी उसकी राइटिंग में. आयरनी का मतलब जैसे समझो बहुत बारिश हो रही हो जिसकी वजह से आपकी मूवी डेट कैंसिल हो गई और आप कहें वाह व्हाट लवली वेदर, तो आप क्या, आप विपरीत कह गए ना, आप फील कुछ कर रहे थे और कह कुछ गए. जैसे कि एक फायर स्टेशन कैचेस फायर, कि फायर स्टेशन में ही आग लग गई, तो आयरनी. एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर गेट्स अ चालान, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का ही चालान कट गया, तो ये आयरनी थी. तो ये एडिसन की राइटिंग स्टाइल में होती थी. अवॉइडेड हार्श सटायर. जो इसकी राइटिंग थी उसमें ज़्यादा हार्श नहीं होता था सटायर, ठीक है, जेंटल होता था, पोलाइट होता था, माइल्ड ह्यूमर भी होता था, टू रिफॉर्म 18th सेंचुरी मैनर्स एंड मॉरल्स. अब सटायर का मतलब ह्यूमर एंड आयरनी के थ्रू सोसाइटी की, उसके लोगों की कमियों और बुराइयों की आलोचना करना. जो ह्यूमर है, जो हंसी मजाक की बातें हैं, चीज़ें हैं, उसके थ्रू, आयरनी के थ्रू 18th सेंचुरी के लोगों की, सोसाइटी की आलोचना करना, ये उसका राइटिंग स्टाइल था. द टोन इज ऑलवेज कन्वर्सेशनल, पोलाइट एंड मॉडरेट, नीदर टू स्कॉलरली नॉर टू वल्गर. जो टोन होती थी उसकी वो हमेशा एक आपसी बातचीत वाली होती थी, पोलाइटनेस होती थी और मॉडरेट होती थी. कोई भी चीज़ मॉडरेट में है तो मतलब वो एक्सट्रीम में नहीं है, ना ज़्यादा ना कम, बीच की. तो इसलिए उसकी राइटिंग ना ज़्यादा स्कॉलरली होती थी कि आम लोगों को समझ ही ना आए, तो वैसी नहीं थी, और नॉट टू वल्गर, और इतनी चीप नहीं, इतनी चीप भी नहीं थी, तो मिडिल ग्राउंड था. नेक्स्ट है मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबी. अब हम पढ़ेंगे ऐसे
एडिसन का मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबी। जो वेस्टमिंस्टर एबी है एक चर्च है लंदन में, बहुत फेमस चर्च है। और मेडिटेशंस का यहाँ पर मतलब है ध्यान लगाना, इन अ वे काम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब सोचना, गौर करना, गहराई से थिंक करना। ठीक है, तो मेडिटेशंस पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर इशू नंबर 26 ऑन मार्च 30 1711। और दिन क्या था? गुड फ्राइडे। तो ये आपको डिटेल्स आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पब्लिश हुआ? स्पेक्टेटर में, इशू नंबर 26 में। कितनी तारीख को? मार्च 30। और साल कौन सा था? 1711। और दिन कौन सा था? गुड फ्राइडे। ए सीरियस philosophical essay written under Edison's pen name or sign C stands for Chelsea और क्लियो। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पेक्टेटर में मार्च 30 1711 में ऐसे पब्लिश हुआ मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबी, तो उसमें ऑथर का नाम क्या था? तो एडिसन ने अपना असली नाम नहीं यूज़ किया, उसने अपना पेन नेम यूज़ किया, जो कि सिर्फ क्या था? एक सी, अल्फ़ाबेट सी, जिसका मतलब था चेल्सी या फिर क्लियो। थीम क्या था ऐसे का? मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी का मतलब रिलेटेड टू डेथ। वैनिटी ऑफ ह्यूमन एम्बिशंस। वैनिटी का मतलब दो मीनिंग है, एक तो वैनिटी मतलब अहंकार और दूसरा मीनिंग है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी मतलब मीनिंगलेसनेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडिसन है वो बात करेगा ऐसे में मृत्यु की, और जो इंसान के एम्बिशंस हैं कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, उसके पीछे की मीनिंगलेसनेस एंड अल्टीमेट इक्वालिटी इन डेथ। और कैसे एंड में हर इंसान इक्वल हो जाता है डेथ की वजह से। सेटिंग क्या है? वेस्टमिंस्टर एबी, द बैरियल प्लेस ऑफ ब्रिटिश किंग्स, हीरोज एंड पोएट्स। वेस्टमिंस्टर एबी किसके लिए फेमस है? आपको याद रखना है, द बैरियल प्लेस ऑफ ब्रिटिश किंग्स, हीरोज एंड पोएट्स। यहाँ पर किन लोगों को दफनाया गया है? ब्रिटिश राजाओं को, हीरोज को एंड पोएट्स को। स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे, फर्स्ट हम बात करेंगे कि वो वॉक ले रहा है और उसका मूड क्या है? सीरियस एंड मेलनकली। मेलनकली का मतलब डीप बट जेंटल फीलिंग ऑफ सैडनेस। इंसान में एक गहरी बट जेंटल सैडनेस की फीलिंग। जैसे कि जब आप डूबते हुए सूरज को देख रहे हो और आप घर से बहुत दूर हैं और आप अकेले बैठे डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं पहाड़ों के पीछे, तो वो आपके अंदर जो फीलिंग्स होंगी उस वक्त, आपको घर की याद आ रही है, आप अकेले हैं उस वक्त, तो वो मेलनकली है। वॉचिंग द ऑटम लीव्स फॉल साइलेंटली, तो सोचो कि साथ में ही पेड़ हो एक और वहाँ पत्ते झड़ रहे हों, तो वो जो आपको फीलिंग आपके अंदर जगाएंगे, तो मेलनकली। सोचो आपसे कोई आपका लव्ड वन आपसे मिलने आया इस दूर शहर में, और फिर आप उसे रेलवे स्टेशन छोड़ आए, और आप जब घर वापस आते हैं, ताला खोलते हैं अपने कमरे का, तो वो जो कमरे में जो खालीपन है, उससे आपके अंदर जो फीलिंग्स आएंगी उस खालीपन की वजह से, मेलनकली। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ जनरल ग्रेव्स। वो वॉक ले रहा होता है कहाँ पर? वेस्टमिंस्टर एबी में। मूड कैसा है? सीरियस एंड मेलनकली का। ऑब्जर्वेशन ऑफ जनरल ग्रेव्स, फिर वो देखता है कि जनरल ग्रेव्स मतलब बहुत सारी ग्रेव्स हैं, तो वो देखता है कि मोस्टली ग्रेव्स पे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। फिर वो देखता है इंस्पेक्शन ऑफ एपिटैफ्स। एपिटैफ मतलब जो ग्रेव है, जो टूम है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, कुछ लाइंस, कुछ कोटेशन, उसको एपिटैफ बोला है उसने। फ्लैटरी वर्सेस मॉडेस्टी। फ्लैटरी, हम किसी की लाइक तारीफ करें कुछ ज़्यादा ही तो फ्लैटर करते हैं हम। मॉडेस्टी मतलब ज़्यादा की बजाय कम कहना। नेक्स्ट फिर वो क्रिटिकल रिमार्क्स देता है किसके बारे में?
सर क्लाउडस्ली शवल के बारे में, आपको नाम याद रखना है, सर क्लाउडस्ली शवल के बारे में। ये एक नेवल ऑफिसर हैं, हम बात करेंगे। फाइनल फिलोसफिकल सिंथेसिस, और एंड में फिर वो कंक्लूजन करता है। स्टार्ट्स विद ए जनरल फीलिंग ऑफ पीसफुल थॉटफुलनेस इन द एबी। जो ऐसे शुरू कहाँ से होता है? एक फीलिंग ऑफ पीसफुल थॉटफुलनेस, शांति से वो सोच रहा होता है। मूव्स फ्रॉम अननोन कॉमन ग्रेव्स टू स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ पोएट्स, पॉलिटिशियंस एंड सोल्जर्स। पहले तो कॉमन ग्रेव्स, अननोन, जिनका पता भी नहीं है कि वो कौन है, उनके बारे में जिक्र होता है। फिर स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स, मतलब मॉन्यूमेंट्स का मतलब स्मारक। तो कहता फिर वो पर्टिकुलर स्मारक या टूम्स के पास जाता है, मॉन्यूमेंट्स जैसे कि पोएट्स की टूम्स, पॉलिटिशियंस की और सोल्जर्स की। फिर कंक्लूड करता है ग्रैंड विजन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, कि डे ऑफ जजमेंट आएगा वेयर एवरीवन बिकम्स कंटेम्पररीज। कंटेम्पररी बन जाएगा उस दिन, कब? जब डे ऑफ जजमेंट आएगा। मतलब कहना ये चाहता है जब डेथ आएगी तब सब इक्वल हो जाएंगे, सब एक दूसरे के कंटेम्पररी बन जाएंगे। कंटेम्पररी का मतलब होता है जैसे रणवीर सिंह और रणबीर कपूर, ये दोनों कंटेम्पररी हैं, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम टाइम पर, ठीक है। और एग्जांपल अगर मैं दूं, क्या रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन कंटेम्पररी हैं? नहीं, वो नहीं हैं। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना कंटेम्पररी हैं, ठीक है। तो कंटेम्पररी मतलब बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। ये हम पूरा ऐसे कंप्लीट करने के बाद पढ़ते हैं। ऐसे स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 1 ऑन वेस्टमिंस्टर एबी फ्रॉम द स्पेक्टेटर, इशू नंबर 26, गुड फ्राइडे, मार्च 30, 1711। Pale death with foot impartial knocks at the poor man's cottage and at princesses' palaces। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, और ये क्या है? एपिग्राफ है। एपिग्राफ का मतलब शॉर्ट कोटेशन और लाइंस प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट टू सुजेस्ट इट्स थीम। मतलब कोई भी किताब शुरू होने से पहले कोई कोटेशन या कोई लाइंस यूज़ करता है ऑथर, किसी और की यूज़ की गई है यहाँ पर, किसकी? होरेस की। और उसकी किताब कौन सी? ओड्स से। तो कहता एडिसन ने होरेस नाम के राइटर की लाइंस यूज़ की हैं, जिसे हम एपिग्राफ कहते हैं। एपिग्राफ का मतलब किसी भी टेक्स्ट के शुरू होने से पहले एक कोटेशन या लाइन यूज़ करना, जिससे हमें टेक्स्ट के थीम का पता चले। तो अब हमारा थीम क्या है? इस कोटेशन से पता लगेगा। पेल डेथ विथ फुट इम्पार्शियल नॉक्स एट द पुअर मैन्स कॉटेज एंड एट प्रिंसेसेस पैलेसेस। कि ये जो पेल मौत है, डेथ है, मृत्यु है, फुट इम्पार्शियल अपने इम्पार्शियल पैरों से आती है और नॉक करती है इक्वली पुअर मैन के कॉटेज पे और प्रिंस के पैलेस पे भी। मतलब वो अमीर गरीब का फ़र्क नहीं देखती, वो दोनों के पास आती है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। तो यहाँ पर देखो, पेल डेथ विद फुट इम्पार्शियल। तो एक ये पूछ सकते हैं कि ये पेल डेथ विद फुट इम्पार्शियल, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है? एक तो ये पूछ सकते हैं। यहाँ पर पेल डेथ विद फुट इम्पार्शियल, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि ये लाइंस एडिसन ने कौन से ऑथर की किताब से ली? तो ये ली उन्होंने होरेस की ओड्स से। डिस्पाइट योर फॉर्च्यून सेस्टियस, जो होरेस है अपनी किताब में सेस्टियस नाम के व्यक्ति से बात कर रहा होता है। डिस्पाइट योर फॉर्च्यून लाइफ्स ब्रीफ स्पैन फॉरबिड्स यू एंटरिंग ऑन फार रीचिंग होप्स। कहता तुम्हारे चाहे फॉर्च्यून, तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ भी हो, परंतु लाइफ ब्रीफ होती है, काफ़ी छोटी होती है,
जिसकी वजह से वो फॉरबिड करती है, मना करती है किसके लिए, फॉर रीचिंग होप्स, ज़्यादा कहता आगे की मत सोचो, इतना ज़्यादा आगे की कि इतने सालों बाद या इतने आगे मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, तो इतनी लंबी मत सोचो क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, अगले वक्त क्या हो जाए, अगले मोमेंट क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता। Soon shall the night of death enshroud you and the phantom shades and Pluto's cheerless hall। कहता बहुत जल्द ही जो नाइट है, रात आ जाएगी और डेथ आपको इंश्राउड कर लेगी, मतलब ढक लेगी। और जो फैंटम शेड्स हैं, फैंटम मीन्स भूत, और शेड्स मीन्स शेडो, मतलब भूतों की परछाइयाँ। एंड प्लूटोज चीयरलेस हॉल, प्लेटो यूज़ नहीं किया उन्होंने, प्लूटो यूज़ किया है। प्लूटो मतलब जैसे हम बोल देते हैं, यहाँ पर प्लूटो मतलब डेथ का राजा, जैसे हम यमराज बोलते हैं, तो वैसे ही जो मृत्यु, डेथ का जो भगवान है वो कौन है, प्लूटो है। और चीयरलेस एक हॉल है, वहाँ पे चीयरलेस मतलब कोई भी खुश नहीं है, वहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। When I am in a serious humor, I very often walk by myself in Westminster Abbey। कहता जब भी मैं, यहाँ पर ह्यूमर, आज का जो मीनिंग होता है कि ह्यूमर का मतलब हंसी मजाक, वो वाला मतलब नहीं है। ह्यूमर का यहाँ पर मतलब है सिंसेयर मूड, ठीक है। सीरियस ह्यूमर मीन्स सिंसेयर मूड। I very often walk by myself in Westminster Abbey। कहता मैं वेस्टमिंस्टर एबी में वॉक के लिए चला जाता हूँ। वेयर द ग्लूमीनेस ऑफ द प्लेस, जहाँ पर जो ग्लूमीनेस है, ग्लूमी मतलब सैडनेस, क्वाइटनेस, स्टिलनेस, ये सब। एंड द यूज टू विच इट इज अप्लाइड विद द solemnity ऑफ द बिल्डिंग। solemnity मतलब नॉट हैप्पी, सीरियस, ये सब। कहता आप जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आप उस इन्वायरमेंट में कुछ चेंज नहीं करना चाहते, या उसको अपनी वॉइस के थ्रू या नॉइस के थ्रू आप कुछ उसमें कुछ मतलब चेंजेस वो नहीं करना चाहते। तो कहता तो ये solemnity ऑफ द बिल्डिंग, कहता वो जो सीरियसनेस है बिल्डिंग की, कौन सी बिल्डिंग, ये जो वेस्टमिंस्टर एबी है। एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल हु लाई इन इट, मतलब वो जो लोग जो वहाँ दफन हैं, आर एप्ट टू फिल द माइंड विद द काइंड ऑफ melancholy or rather thoughtfulness that is not disagreeable। कहता ये सब सोच के कि ये जो लोग हैं जो यहाँ दफन हैं, इससे मेरे दिमाग में एक मेलनकली पैदा हो जाती है। वो कहता मेलनकली नहीं, सही शब्द क्या है, थॉटफुलनेस, कि मेरे दिमाग में एक थॉट्स आने लग जाते हैं। दैट इज़ नॉट डिसएग्रीएबल, जो कि बिल्कुल भी डिसएग्रीएबल नहीं है, जो कि मतलब सही है, गलत नहीं है। आई येस्टरडे पास्ट ए होल आफ्टरनून इन द चर्च यार्ड, कल मैंने पूरी दोपहर चर्च यार्ड में बिताई। कौन से चर्च यार्ड में, वेस्टमिंस्टर एबी के चर्च यार्ड में। द क्लॉइस्टर्स एंड द चर्च, amusing myself with the tombstones and inscriptions that I met within those several regions of the dead। कहता amuse myself with the tombstones, कहता अपने आप को amuse किया, बिजी रखा, entertain किया उन tombstones को देखकर, और उन पे जो inscriptions थी, उन पे जो लिखा हुआ था, वो सब देखकर। कहाँ पर, रीजन्स ऑफ द डेड, रीजन मतलब जगह, और वो जगह कौन सी है, रीजन्स ऑफ द डेड, वहाँ पे मरे हुए लोग दफन हैं। तो रीजन ऑफ द डेड के लिए बात की तो मतलब वेस्टमिंस्टर एबी की। मोस्ट ऑफ देम रिकॉर्डेड नथिंग एल्स ऑफ द burial person but that he was born upon one day and died upon another। यहाँ पर वो जनरल बात कर रहा है कि बहुत सारी ग्रेव्स जो हैं, उनके जो टूम स्टोन्स हैं, उन पे क्या इंस्क्राइब्ड है, कुछ नहीं, बस यही कि कब पैदा हुआ और कब मर गया।
इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। The whole history of his life being comprehended in those two circumstances. Comprehended means to understand something. कहता ये जो लोग थे, कहता इनकी पूरी जिंदगी दो सर्कमस्टांसेस, दो मोमेंट्स या दो शब्दों में पूरी कर दी कि कब वो पैदा हुआ और कब वो मर गया। The whole history of his life been comprehended in those two circumstances that are common to all mankind. और ये जो दो circumstances हैं जन्म लेने के और मरने के, ये common हैं पूरी मानवता के लिए। I could not but look upon these registers of existence, whether of brass or marble, as a kind of satire upon the departed persons. कहता I could not but look upon these registers of existence. जो रजिस्टर है, रजिस्टर में हम नोट डाउन करते हैं ना, तो उसी तरीके से वो जो टूम स्टोन है उस पर नोट डाउन किया हुआ है कि कब मरा कब पैदा हुआ। तो कहता और जो टूम स्टोन पे जो मटेरियल है, कोई किसी की ब्रास की टूम स्टोन है, किसी की मार्बल की है। जिसके पास पैसे हैं वो मार्बल की टूम स्टोन है उसकी, जिसके पास कम पैसे हैं उनकी ब्रास की है। तो कहता मुझे लगा कि ये एक सटायर है अपॉन द डिपार्टेड पर्सन्स, जो लोग चले गए हैं उन पर। सटायर हमने पहले भी बात की थी। सटायर का मतलब ह्यूमर और आयरनी के थ्रू सोसाइटी की, उसके लोगों की कमियों और बुराइयों की आलोचना करना। Who had left no other memorial of them but they were born and that they died. कहता क्यों लगा उसे ऐसा? उसे लगा कि एक मजाक ही कर दिया गया है उनसे, क्योंकि एडिसन को लगा कि वो जो लोग ये कुछ नहीं छोड़ पाए, ना कोई वो किताब छोड़ पाए जो मतलब सालों साल बाद भी पढ़ी जाए, ना वो कोई डिस्कवरी कर पाए, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं कर पाए, बस क्या कर पाए कि कब वो पैदा हुए और कब वो मरे। They put me in mind of several persons mentioned in the battles of heroic poems. कहता इससे मुझे किनकी याद आ गई? उन लोगों की याद आ गई जो कि बैटल्स में, युद्ध में मर जाते हैं हीरोइक पोइम्स में। Who have something names given them, who have sounding names given them. कहता साउंडिंग का मतलब यहाँ पे है जो अच्छे साउंड करते हैं, बढ़िया नाम। तो कहता जिन्हें बहुत ब्यूटीफुल नेम्स दिए जाते हैं, फॉर नो अदर रीज़न बट दैट दे मे बी किल्ड। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ इस रीज़न के लिए कि वो मरेंगे। एंड आर सेलिब्रेटेड फॉर नथिंग बट बीइंग नॉक्ड ऑन द हेड। और उनकी मौत को सेलिब्रेट किया जाता है कि वो शहीद हुआ, सिर्फ किस वजह के लिए, किसके लिए कि उसके सर पे चोट लगी और वो मर गया। द लाइफ ऑफ दीज मैन। अब ये जो हीरोइक पोइम्स थी वो किन पोइम्स का जिक्र कर रहा है? एक्चुअली होमर की इलियड और वर्जिल की अनियड, इन पोइम्स का जिक्र कर रहा है जिसमें सोल्जर्स जिनके साउंडिंग नेम्स होते हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं। द लाइफ ऑफ दिस मैन इज फाइनली डिस्क्राइब इन हॉली राइटिंग बाय द पाथ ऑफ एन एरो विच इज़ इमीडिएटली क्लोज्ड अप एंड लॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर से सुनिएगा। होली रिट मतलब होली राइटिंग, होली मतलब जो काफ़ी पवित्र हो, पवित्र राइटिंग यहाँ पर मतलब बाइबल। कहता ये जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी को जो बाइबल में किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, पाथ ऑफ एन एरो, एक तीर के पाथ के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। इमेजिन करो एक तीर हवा में गुजर रहा है, ठीक है, जो हवा को चीरते हुए जा रहा है। तो जैसे जैसे तीर जा रहा है वो हवा को चीर रहा है, वो स्पेस बना रहा है अपने लिए, और जैसे जैसे वो आगे जा रहा है पीछे स्पेस क्लोज हो रहा है। तो मतलब एक एरो है, वो कोई निशान नहीं छोड़ के जाता अपने पीछे। तो इंसान भी ऐसे ही है, वो एक एरो की तरह फास्ट ब्रीफ स्पीड से जा रहा है और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ रहा। Upon my going into the church, I entertained myself with the digging of a grave. जब मैं चर्च में था तो मैंने देखा कि एक कब्र, एक ग्रेव
खुद रही थी, and saw in every shovel full of it that was thrown up, the fragment of a bone or skull intermixed with a kind of fresh mouldering earth that some time or other had a place in the composition of an human body. तो कहता मैंने कब्र को देखा खुदते हुए, और फिर मैंने देखा कि जब कब्र से खोदने के लिए वो बाहर मिट्टी निकाल रहे थे तो उसमें मिक्स थी चीज़ें, जैसे कि फ्रैगमेंट ऑफ अ बोन, कोई हड्डी, किसी का स्कल, उसका टुकड़ा कोई इंटरमिक्स थे, किसके साथ? अर्थ के साथ, मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ, जो कभी ना कभी एक इंसान की बॉडी का पार्ट थी। ठीक है। अपॉन दिस आई बिगेन टू कंसिडर विद माई सेल्फ what innumerable multitudes of people lay confused together under the pavement of that ancient cathedral. Ancient cathedral की बात यहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबी की बात कर रहा है वो कहता, इससे मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि innumerable multitudes of people, कहता अनगिनत लोग एक दूसरे के साथ, मतलब जब वो सोचो हड्डियाँ बन गई हैं, उनका चूरा बन गया है, तो डिफरेंट तरीके के लोग जो वहाँ दफन हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और किसके नीचे दफन है? उस एंशिएंट कैथेड्रल वेस्टमिंस्टर एबी के नीचे दफन है। हाउ मैन एंड वीमन, कि कैसे एक आदमी और एक औरत, कैसे एक दुश्मन और एक दोस्त, कैसे प्रीस्ट एंड सोल्जर्स, कैसे मॉन्क्स एंड परबेंडरीज मतलब जो सीनियर प्रीस्ट होता है वो, कहता आदमी, औरत, फ्रेंड्स, एनिमीज, प्रीस्ट्स एंड सोल्जर्स, मॉन्क्स एंड प्रिबेंडरीज were crumbled amongst one another and blended together in the same common mass. कहता ये डिफरेंट लोग यहाँ पर वेस्टमिंस्टर एबी की ज़मीन में जो दफन हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, ब्लेंड हो गए हैं और एक कॉमन मास बन गए हैं। How beauty, strength and youth with old age, weakness and deformity lay undistinguished in the same promiscuous heap of matter. कि पहले ये जो लोग ब्यूटीफुल थे, स्ट्रेंथ थी इनमें, यूथ था इनमें, ओल्ड एज के साथ वीक हो गए, और डिफॉर्मिटी का मतलब डिसएबिलिटी। कहता ये जो सब एक साथ ले अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब पहचान में नहीं आ रहे वो, क्योंकि अब वो सिर्फ हड्डियां बची हैं सिर्फ। सेम प्रमिस्कुअस का मीनिंग मिक्स्ड टुगेदर विदाउट डिस्टिंक्शन, मिक्स हो गए हैं विदाउट डिस्टिंक्शन मीन्स पहचान, वो मिक्स हो गए हैं और एक बड़ा सा ढेर बन गए हैं मैटर का। ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 2। After having thus surveyed this great magazine of mortality, मैगजीन यहाँ पर ये मैगजीन नहीं है, मैगजीन का मतलब यहाँ पर है स्टोर हाउस। यहाँ पे क्या स्टोर्ड है? डेड पीपल। मोर्टैलिटी मीन्स मौत, मृत्यु। एज इट वर इन द लम्प I examined it more particularly by the accounts which I found on several of the monuments which are raised in every quarter of that ancient fabric. कहता मैंने जो ये वेस्टमिंस्टर एबी का जो चर्च यार्ड है इसमें मैंने एग्जामिन किया particularly the accounts which I found on several of the monuments which are raised in every quarter of that ancient fabric. Ancient fabric means काफ़ी सालों से, बहुत पुराने टाइम से वेस्टमिंस्टर एबी में लोगों को दफनाया जा रहा है, और कैसे लोगों को, किंग्स, पोएट्स, पॉलिटिशियंस और फेमस लोगों को। तो कहता some of them were covered with such extravagant epitaphs that if it were possible for the dead person to be acquainted with them, he would blush at the praises which his friends had bestowed upon him. Bestow upon him मतलब गिफ्ट, bestow करना मीन्स गिफ्ट करना। कहता जो एपिटैफ्स हैं कुछ कब्रों पे, वो कहता इतने एक्स्ट्रावैगेंट हैं। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब जहाँ पर 5 की ज़रूरत है वहाँ 10 देना या फिर 50 देना,
तो मतलब कम की ज़रूरत होती है पर ज़्यादा देना। तो कहता है एपिटाफ में इतनी ज़्यादा उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा है कि अगर वो जो मरा हुआ इंसान है जिसके बारे में ये एपिटाफ लिखा गया है, कहता अगर कोई उसको अक्वेंट करे, उसको बताए कि तेरे बारे में ये लिखा गया, तो कहता उसको भी शर्म आ जाए। देयर आर अदर्स सो एक्सेसिवली मॉडेस्ट, और कहता इसके विपरीत कुछ तो इतने मॉडेस्ट हैं। मॉडेस्ट मतलब जहाँ पे 5 लगे वहाँ पे 1 लगाना। तो कहता जहाँ पे ज़्यादा की ज़रूरत, थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत हो वहाँ पे बहुत कम लगाना। दैट दे डिलीवर द करेक्टर ऑफ द पर्सन डिपार्टेड इन ग्रीक और हिब्रू एंड बाय दैट मीन्स आर नॉट अंडरस्टूड वंस इन ए 12 मंथ। तो कहता कुछ जो कब्रें हैं उन पे ग्रीक और हिब्रू में लिखे गए हैं थोड़े से कुछ शब्द, और कहता वो ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज में हैं, तो कहता वो किसी को समझ आते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो शायद ही कहीं साल में एक बार किसी को पल्ले पड़ते हैं। इन द पोइटिकल क्वार्टर, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स बन गए हैं कि यहाँ पर पोइट्स को दफनाया हुआ है, यहाँ पर किंग्स को, तो इस तरीके से। इन द पोइटिकल क्वार्टर आई फाउंड देयर वर पोइट्स हु हैड नो मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्यूमेंट्स विच हैड नो पॉइंट्स। बहुत फेमस लाइन है और बहुत डीप लाइन है। कहता मैंने देखा देयर वर पोइट्स हु हैड नो मॉन्यूमेंट्स, कहता पोइट्स थे जिनकी कब्रों पे कोई मॉन्यूमेंट नहीं था, कोई स्मारक नहीं था। और फिर मैंने बड़ी बड़ी स्मारकें देखी जिसके अंदर कोई पोएट दफन नहीं था। तो वो कहना ये चाहता है कि जिसमें टैलेंट था, जिसमें सच में खूबसूरती थी, वो पोएट गरीबी में ही मर गया, और जो पोएट ही नहीं था उसके लिए बड़े बड़े स्मारक और मॉन्यूमेंट बना दिए गए। I observed indeed that the present war had filled the church with many of these uninhabited monuments. Uninhabited मतलब inhabit मतलब कि वहाँ पे कोई रहता है, uninhabit मतलब वहाँ पर कोई नहीं रहता। तो कहता वॉर की वजह से सोल्जर्स के मॉन्यूमेंट्स तो बना दिए गए हैं, बट उस कब्र में कुछ है नहीं, वो खाली है, क्योंकि वो सोल्जर्स कहीं पता नहीं कहाँ मरे और उनकी बॉडी घर तक पहुंची नहीं, तो उनकी याद में मॉन्यूमेंट्स तो बना दिए गए, बट वहाँ पे उस कब्र में कोई बॉडी नहीं है। which had been erected to the memory of persons whose bodies were perhaps buried in the plains of Blenheim or in the bosom of the ocean। तो कहता उनकी याद में मॉन्यूमेंट्स तो खड़े कर दिए गए हैं उनकी मेमोरी में, तो कहता पर इनकी जो बॉडीज हैं वो कहाँ दफन है, मैदान, कहाँ के मैदान, ब्लेनहेम के, जगह का नाम है, या फिर वो किसके अंदर डूबे हुए हैं, ओशियन के अंदर डूबे हुए हैं। I could not but be very much delighted with several modern epitaphs। कहता बहुत सारे मॉडर्न एपिटैफ्स भी थे, मतलब लोगों की कब्रों पे कुछ मॉडर्न लाइंस भी थी जो लिखी हुई थी with great elegance of expression and justness of thought and therefore do honor to the living as well as to the dead। तो कहता कुछ एपिटैफ्स, मॉडर्न एपिटैफ्स जो काफ़ी एलिगेंट थे, उनका एक्सप्रेशन काफ़ी एलिगेंट था, और थॉट में जस्टनेस थी कि जस्ट मतलब सही, एंड देयरफॉर डू ऑनर टू द लिविंग एज वेल एज टू द डेड, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सही थे, ऑनर कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे जो लोग जीवित हैं उनको भी और जो मर गए हैं उनको भी। As a foreigner is very apt to conceive an idea of the ignorance or politeness of a nation from the turn of their public। कहता कोई फॉरेनर किसी कंट्री में आए तो वो उस कंट्री को कैसे जज करता है, उस कंट्री के मॉन्यूमेंट्स को देखकर। तो कहता जो फॉरेनर है इज़ वेरी एप्ट, वो काबिल है, कंसीव एन आइडिया ऑफ द इग्नोरेंस और पोलाइटनेस ऑफ अ नेशन, कि कोई नेशन कितना पोलाइट है, कितना सेंसिबल है, कि कैसा उसका टेस्ट है, और कितना इग्नोरेंट है, कैसे पता लगता है फ्रॉम द टर्न ऑफ द पब्लिक मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। जो पब्लिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो लिखे हुए वर्ड्स हैं, उनसे दे शुड बी सबमिटेड टू द पेरूजल ऑफ मैन ऑफ लर्निंग एंड जीनियस बिफोर दे आर पुट इन एग्जीक्यूशन। कहता कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बनाने से पहले, कहता हमें जो जीनियस,
जो मैन ऑफ लर्निंग हैं, मतलब जो सच में उस काम में माहिर हैं, उन लोगों को हमें एक बार उनसे राय ज़रूर लेनी चाहिए कि हमने जो लिखा है या हम जो बना रहे हैं, क्या उसमें कोई कमी है तो प्लीज़ उसे ठीक करें। पेरूजल का मतलब केयरफुल रीडिंग और एग्जामिनेशन, कि उन लोगों को दें ताकि वो उसको अच्छे से पढ़ सकें या देख सकें। सर क्लाउडस्ली शवल्स मॉन्यूमेंट हैज़ वेरी ऑफन गिविंग मी ग्रेट ऑफेंस। एक उसमें एक कबर थी, किसकी? सर क्लाउडस्ली शवल की। कहता उससे मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है उसकी कबर को देखकर। क्यों? Instead of the brave rough English admiral, which was the distinguished character of that plain gallant man, कहता जो सर क्लाउडस्ली शवल था, वो एक नेवल एडमिरल था, नेवी में एडमिरल था। वो काफ़ी ब्रेव था, काफ़ी रफ टफ था, जो कि उसका डिस्टिंग्विश करैक्टर था। इस प्लेन, इस सिंपल से ब्रेव आदमी का उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? उसकी कबर पर स्कल्पचर बना हुआ है, उसकी कबर पर कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? बाय द फिगर ऑफ ए बो ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग पेरिविक, कि एक बो मीन्स यहाँ पर फैशनेबल, कि एक फैशनेबल इंसान की तरह जिसने ड्रेस किया हुआ है, पहना हुआ है एक बड़ी सी लंबी पेरीविग। विग मीन्स, पेरीविग मतलब आर्टिफिशियल विग। एंड रिपोजिंग हिमसेल्फ अपॉन वेलवेट कुशंस अंडर ए कैनोपी ऑफ स्टेट। और वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ रेस्ट कर रहा है? रिपोजिंग मीन्स रेस्टिंग वेलवेट कुशंस पे। वेलवेट कुशंस हैं अंडर ए कैनोपी ऑफ स्टेट। कैनोपी ऑफ स्टेट मतलब शाही छत्र छाया में। द इंस्क्रिप्शन इज आंसरेबल टू द मॉन्यूमेंट। कहता जो भी इंस्क्रिप्शन है उसको जवाब देना होता है मॉन्यूमेंट को। और यहाँ पर एक ब्रेव नेवल ऑफिसर को कैसे दर्शाया गया है? जैसे कि वो बड़ा ही, क्या कहते हैं, फैशनेबल है, आर्टिफिशियल विग पहनी हुई है और वेलवेट के तकिए हैं, उस पर बैठा हुआ है। तो वो ऐसा नहीं था, ठीक है? वो ये कहना चाहता है, वो क्या था? एक ब्रेव रफ टफ आदमी था। For instead of celebrating the many remarkable actions he had performed in the service of his country, कहता ये दर्शाने की बजाय कि वो कितना रिमार्केबल उसने जो काम किए थे अपनी कंट्री के लिए, उसको दिखाने की बजाय किसको दर्शाया जा रहा है? किससे हमें अक्वेंट किया जा रहा है? विद द मैनर ऑफ हिज डेथ। कहता जो बुढ़ापे में वो मतलब फैशनेबल तरीके से रहता था, तो उस इमेज को कहता दिखाया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ उसकी जवानी के दिनों की, जब उसने बहुत मेहनत की, बहुत कंट्री के लिए, क्या कहते हैं, काम किया, सर्विस दी अपनी। तो कहता उसको दिखाने की बजाय उसके बुढ़ापे के आखिरी दिनों को दिखाया जा रहा है, जब वो आराम से लेविशली रहता था। कहता in which it was impossible for him to reap any honor। तो कहता कोई उसके जो इस कल्चर को देखेगा जिसमें वो आराम से शाही तरीके से रह रहा है, तो क्या उससे कोई ऑनर, रिस्पेक्ट मिल रही है उसे? क्योंकि उसने वो सब कमाया है कैसे? अपनी मेहनत से और अपने सेक्रीफाइसेस के थ्रू। द डच whom we are apt to despise for want of genius। want मतलब कमी, ठीक है? हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तो क्यों? मतलब हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी को दिखा रहा है? जीनियस की, ठीक है? क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आर्ट। तो कहता जिसे हम डिस्पाइस करते हैं, कहता ये जो डच लोग हैं जिसे हम इंग्लिश मैन डिस्पाइस करते हैं, हेट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है उनमें कमी है। किसकी? जीनियस की, क्रिएटिविटी की, इमेजिनेशन की। शो एन इन्फिनाइटली ग्रेटर टेस्ट ऑफ एंटिक्विटी एंड पोलाइटनेस इन द बिल्डिंग्स एंड वर्क्स ऑफ दिस नेचर। कहता है ये जो डच लोग हैं जिन्हें हम जज करते हैं, जिन्हें हम हेट करते हैं, कहता उन्होंने बहुत बढ़िया टेस्ट दिखाया है अपना एंटिक्विटी में। एंटिक्विटी मीन्स रिलेटेड टू ट्रेडिशंस। एंड पोलाइटनेस, पोलाइटनेस यहाँ पर मतलब गुड टेस्ट।
इन देयर बिल्डिंग्स एंड वर्क्स ऑफ दिस नेचर, मतलब उनकी जो टूम्स है ना, जो डच लोगों ने जो मतलब मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा गुड टेस्ट की हैं, किनकी बजाय देन व्हाट वी मीट विद इन दोस अवर ओन कंट्री। कहता है हमारे लोगों से तो सुंदर डच लोगों के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हैं द मॉन्यूमेंट्स ऑफ देयर एडमिरल्स। कहता है जो डच लोगों के एडमिरल है ना, उनके मॉन्यूमेंट्स बताओ कैसे हैं, विच हैव बीन इरेक्टेड एट द पब्लिक एक्सपेंस। पब्लिक एक्सपेंस मीन सरकारी पैसे से, और सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, पब्लिक से। represent them like themselves। ये जो डच लोग थे उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं एडमिरल्स के, उन्होंने उनको उन्हीं तरीके से दर्शाया है जैसे कि वो सच में थे। एंड आर अडोर्न्ड विद रोस्ट्रल क्राउन्स एंड नेवल ऑर्नामेंट्स। कहता उनको सजाया गया है, अडॉर्न किया गया है रोस्ट्रल क्राउन्स। रोस्ट्रल क्राउन्स मतलब उनको कोई बहादुरी के लिए अवार्ड मिलता था, क्राउन मिलता था, कहता उसके साथ उनको सजाया गया है। और नेवल ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स आभूषण, और किसके रिलेटेड टू नेवी, नेवी से रिलेटेड ऑर्नामेंट्स उनको पहनाए गए हैं विद ब्यूटीफुल फेस्टून्स ऑफ सीवीड शेल्स एंड कोरल। और जो माला है, फेस्टून मीन्स जो माला पहनाई गई है, वो किससे बनी है, सीवीड से, शेल से एंड कोरल से, रिलेटेड टू ओशियन। नेक्स्ट है पार्ट 3। But to return to our subject, I have left the rhapsody of our English king for the contemplation of another day। कहता rhapsody, a book that is full of information। और किसकी इंफॉर्मेशन, इंग्लिश किंग्स की। कहता मैं ये जो अपने इंग्लिश किंग्स हैं इनके बारे में किसी और दिन लिखूंगा। When I shall find my mind disposed for so serious an amusement। डिस्पोज मतलब कि जब मेरा माइंड रेडी होगा इस सीरियस काम के लिए, सिंसियर काम के लिए। आई नो दैट entertainments of this nature are apt to raise dark and dismal thoughts in timorous minds and gloomy imaginations। मुझे पता है कि इस तरीके के काम के लिए कोई अगर शुरुआत करता है तो उसका दिमाग किससे भर जाता है, raise dark and dismal thoughts। और किसका दिमाग, timorous minds का। timorous मतलब timid, timid मतलब opposite of brave। तो कहता ये जो timid, ये जो छोटे दिमाग के जो लोग हैं, कहता उनके दिमाग में कैसे थॉट्स भर जाते हैं जब ऐसी बातें आती हैं, सिंसियर और सीरियस टॉपिक्स आते हैं, तो उनके दिमाग ग्लूमी इमेजिनेशन से भर जाते हैं, ठीक है, डार्क, सैड। बट फॉर माई ओन पार्ट, बट कहता जब मेरी बात करता हूँ मैं, दो आई एम ऑलवेज सीरियस, जबकि मैं हमेशा कहता सीरियस रहता हूँ। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज़ टू बी मेलनकली। कहता मुझे नहीं पता कि मेलनकली क्या है। आपको याद है उसने बोला कि मेरे में मेलनकली आए, फिर वो अपने आप को करेक्ट करता है। तो मेलनकली नहीं कहूँगा मैं इसे, सैडनेस नहीं कहूँगा, इसको थॉटफुलनेस कहूँगा कि मेरे दिमाग में थॉट्स आए। And can therefore take a view of nature in a deep and solemn scenes with the same pleasure as in the most gay and delightful ones। तो कहता मैं सिंसियर चीज़ों को भी और ये जो डीप और सीरियस सीन्स हैं, solemn मीन्स सीरियस, ये जो क्वाइट, ये जो डार्क चर्चयार्ड है, कहता ऐसे सीन्स में भी कहता मैं उसी तरीके से उसकी ब्यूटी देख पाता हूँ जैसे कि मैं गे एंड डिलाइटफुल वॉन्स, गे मीन्स हैप्पी, ब्यूटीफुल और डिलाइटफुल जो सीन्स हैं उसको देख के जो मेरे अंदर इमोशंस आते हैं, वैसे ही मुझे इन जो चर्च यार्ड है इसको देख के आते हैं। बट जो टिमिड लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। By this means I can improve myself with those objects which others consider with terror। कहता इस तरीके से मैं खुद को इम्प्रूव करता हूँ, परंतु यही सेम चीज़ें, ये जो चर्च यार्ड है, ये जो डेथ है, ये सब चीज़ें बाकियों को क्या करती हैं, टेरर, उनको क्या करती हैं, डराती हैं। When I look upon the tombs of the great, every emotion of envy dies in me। कहता जब मैं इन महान लोगों की कब्रों को देखता हूँ तो मेरे अंदर जितनी भी जेलसी है वो मर जाती है, ख़त्म हो जाती है।
व्हेन आई रीड द एपिटैफ्स ऑफ द ब्यूटीफुल, जब कहता मैं ब्यूटीफुल लोगों के बारे में जो एपिटैफ लिखे गए हैं उनको पढ़ता हूँ, एवरी इनऑर्डिनेट डिज़ायर, इनऑर्डिनेट मतलब अनरीजनेबल, मेरे अंदर जो भी अनरीजनेबल इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है। When I meet with the grief of parents upon a tombstone, my heart melts with compassion. जब मैं किसी पेरेंट को टूमस्टोन के पास, कब्र के पास रोता हुआ देखता हूँ तो मेरा दिल पिघल जाता है। When I see the tomb of the parents themselves, जब मैं पेरेंट्स की ही टूम्स को देखता हूँ, I consider the vanity of grieving for those whom we must quickly follow. तो कहता मुझे वैनिटी दिखती है कि हम क्यों ग्रीव कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं, जिससे जिन्हें हमें थोड़े ही दिनों में छोड़कर जाना है। तो वैनिटी हमने पहले भी जिक्र किया था, मीनिंगलेसनेस, व्यर्थता। नेक्स्ट है When I see kings lying by those who deposed them, deposed का मतलब यहाँ पर है कि वो लोग जो अगेंस्ट थे किंग के, वो लोग भी किंग के साथ वाली कब्र में हैं। When I consider rival wits placed side by side, or the holy man that divided the world with their contests and disputes, कहता है जब मैं किंग्स को देखता हूँ किनके साथ, अपने उन लोगों के साथ जो कि उनके विरोध में थे, और जब मैं देखता हूँ राइवल विट्स, दो विट्स थे, पोएट्स थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे, वो भी साथ में उनकी कब्रें हैं। और होली मैन, कहता ये जो होली मैन थे, रिलीजियस मैन थे, जो लोगों को, दुनिया को डिवाइड करते थे अपने कंटेस्ट, अपने आर्गूमेंट्स और अपने डिस्प्यूट से, आई रिफ्लेक्ट विद सोरो एंड अस्टोनिशमेंट, तो मुझे दुख भी आता है और अचंभित भी होता हूँ ऑन द लिटिल कॉम्पिटिशन्स, ये जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स हम करते हैं ना, फैक्शंस एंड डिबेट्स ऑफ मैनकाइंड। फैक्शंस मीन्स एक पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे पॉलिटिक्स का ग्रुप, पॉलिटिशियंस का ग्रुप है, रिलीजियस पीपल का ग्रुप है। तो कहता है ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये ग्रुप बना के हम बैठ जाते हैं, ये जो हम छोटे छोटे कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो डिबेट करते हैं, कहता ये सब पे मुझे क्या आता है, दुख आता है और मैं अचंभित हो जाता हूँ। When I read the several dates of the tombs of some that died yesterday and some 600 years ago, कहता जब मैं देखता हूँ कि किसी टूम पर, कब्र पर तारीख लिखी हुई है कल की ही, और किसी पे 600 साल पहले की लिखी हुई है, आई कंसिडर दैट ग्रेट डे, तब मेरे दिमाग में वो ग्रेट डे आता है, व्हेन वी शैल ऑल ऑफ अस बी कंटेम्पररीज। बहुत फेमस एंड बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे जहन में क्या आता है, वो ग्रेट डे, वो ग्रेट दिन जब हम सब क्या बन जाएंगे, कंटेम्पररीज। कंटेम्पररीज मतलब चाहे कोई राजा है, कोई चाहे गरीब है, कोई चाहे पोएट है, कोई चाहे वर्कर है, जब हम मर जाएंगे सब इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पब्लिकेशन डेट क्या थी मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबी की? मार्च 30, 1711। स्पेक्टेटर पीरियोडिकल में पब्लिश हुई थी 26 इशू नंबर में। ओकेजन, क्या दिन था उस दिन? गुड फ्राइडे। मोटो, क्या उसमें लाइंस यूज़ की थी और किससे वो लाइंस उठाई गई थी? द लैटिन एपिग्राफ एट द बिगिनिंग इज टेकन फ्रॉम होरेस ओड्स, मीनिंग ऑफ दैट मोटो, पेल डेथ विथ फुट इम्पार्शियल नॉक्स एट द पुअर मैन्स कॉटेज एट प्रिंसेसेस पैलेसेस। कहता है जो डेथ है ये इम्पार्शियल है, ये एक गरीब की हट मतलब कुटिया पे भी नॉक करेगी और एक राजा के, एक प्रिंस के पैलेस पर भी नॉक करेगी। जो ये टेक्स्ट में एडिसन ने कोट्स यूज़ किए थे, जो सोल्जर्स का जिक्र किया था, जिनके काफ़ी हीरोइक नेम्स हैं और हीरोइक नेम्स के अलावा बाकी कुछ जिक्र नहीं है उनके बारे में, तो वो क्या थे? होमर के इलियाड और वर्जिल के अनियड, ये किताबें हैं उनकी।
एपिक पोम्स हैं। मेटाफर फॉर लाइफ, लाइफ ऑफ अनडिस्टिंग्विश्ड मैन इज कंपेयर टू द पाथ ऑफ एन एरो इन होली रिट, मीन्स होली राइटिंग, बाइबल। कहता बाइबल में पाथ ऑफ एन एरो का जिक्र किया गया है। ऐसे जो था मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबी, इसमें इंसान की ज़िंदगी को किससे कंपेयर किया गया है? द पाथ ऑफ एन एरो। इसमें और किसका जिक्र किया गया है? सर क्लाउडस्ली शवल का, जो कि एक नेवल एडमिरल थे, नेवी में एडमिरल थे। एडिसन क्रिटिसाइज करता है उनके मॉन्यूमेंट की, क्योंकि उनको कैसे दिखाया गया है? ब्रेव की दिखाने की बजाय उनको दिखाया गया है एक फैशनेबल आर्टिफिशियल विग पहने हुए इंसान की तरह। डच मॉन्यूमेंट्स के बारे में एडिसन की क्या राय है? कि वो बहुत अच्छे टेस्ट के हैं इंस्टेड ऑफ जो इंग्लिश मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे। द पोइटिकल क्वार्टर फाउंड देयर वर पोइट्स हु हैड नो मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्यूमेंट्स विच हैड नो पोइट्स। ये लाइन रट लीजिएगा, जहन में बैठा लीजिएगा कि वहाँ पर उसने क्या देखा कि पोइट्स थे जिनके कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, और बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स थे जहाँ पर उसे कोई पोइट नहीं मिला। फाइनल रिफ्लेक्शन, द साइट ऑफ किंग्स लाइंग नेक्स्ट टू दोज हु डिपोज देम शोज द वैनिटी ऑफ ह्यूमन फैक्शंस। कि कहता उसने देखा कि राजा भी वहीं दफन है, और वो जो लोग उसके अगेंस्ट थे वो भी वहीं दफन हैं। तो कहता इससे उसे लगा कि जो ह्यूमन फैक्शंस हैं, जो ह्यूमन ग्रुप्स में डिवाइड हैं, ठीक है, तो कहता उसमें कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेसनेस है, वैनिटी है। थैंक यू।